जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये प्रस्तावना क्या है, ताकि हम आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। देखेंगे ये जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान के बारे में एक संक्षिप्त परिचय, एक छोटा सा परिचय देता है। और इससे ये पता चलता है कि भारतीय संविधान कैसा है, यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी होगी, शासन प्रणाली कैसी होगी, इन सब के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देता है। यानी भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताता है। कौन? प्रस्तावना बताता है। यानी प्रस्तावना से हमको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम प्लेटो की रचना में मिलता है, लेकिन देखेंगे 1911 का जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था उसमें प्रस्तावना का प्राविधान किया गया था। लेकिन जो 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था उसमें प्रस्तावना का प्राविधान नहीं किया गया था, बल्कि जो 1911 का प्राविधान था प्रस्तावना का वही 1935 के भारत शासन अधिनियम में जोड़ दिया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कब? 13 जनवरी 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रत्यक्ष उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना, तो प्रत्यक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना का प्रत्यक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रत्यक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और पेश कब किया गया था? तो 13 जनवरी 1946 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखेंगे ये जो प्रस्तावना है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यहाँ ध्यान देंगे कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। यहीं पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी पूछता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। और ये जो प्रस्तावना है ये वाद्य योग्य नहीं होता। वाद्य योग्य का मतलब नॉन जस्टिसिएबल, ये नॉन जस्टिसिएबल होता है, यानी वाद्य योग्य नहीं होता है। वाद्य योग्य हम कहेंगे उसको जिसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, उसे क्या कहेंगे? वाद्य योग्य। संविधान के भाषा में वाद्य योग्य कहेंगे, और साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा प्रावधान जिसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, यानी कोर्ट के द्वारा उसे लागू नहीं करवाया जा सकता, उसे क्या कहेंगे? संविधान की भाषा में वाद्य योग्य नहीं होगा। तो प्रस्तावना हमारी वाद्य योग्य नहीं है, यानी प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। देखेंगे प्रस्तावना का विचार सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? तो प्लेटो की रचना में मिलता है। और हमने अभी बताया कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का प्राविधान किया गया था, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का प्राविधान नहीं किया गया था, बल्कि इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम वाले प्रस्तावना को ही 1935 के भारत शासन अधिनियम में पुनः जोड़ दिया गया था। यानी नई कोई प्रस्तावना 1935 के भारत शासन अधिनियम के लिए नहीं लाई गई थी, बल्कि 1919 के ही प्रस्तावना को जोड़ दिया गया था। ये एक बार चूँकि प्रश्न पूछा गया था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का प्राविधान कहाँ से लिया गया था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही लेके जोड़ दिया गया था, इसके लिए कोई अलग से प्रस्तावना का प्राविधान नहीं था। और देखेंगे ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की
आत्मा बताया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसने बताया है? ठाकुरदास भार्गव ने। लेकिन डॉक्टर के.एम. मुंशी ने भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली बताया है। किसे? प्रस्तावना को, यानी प्रियम्बल को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसने बताया है? डॉक्टर के.एम. मुंशी ने बताया है। और अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख बताया है। तो वृद्धावस्था का प्रलेख किसने बताया है? अर्नेस्ट बार्कर ने। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसके अनुसार वृद्धावस्था का प्रलेख बताया गया है प्रस्तावना को? तो अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। और किसने भारतीय संविधान की आत्मा बताया है प्रस्तावना को? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसने बताया है? ठाकुरदास भार्गव ने। और देखेंगे डी सुब्बा राव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के उद्देश्यों का संक्षिप्त परिचय बताया है। किसने संक्षिप्त परिचय बताया है? डी सुब्बा राव ने। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा बताया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की आत्मा बताया था। किसे? प्रस्तावना को। और आप देख रहे हैं ठाकुरदास भार्गव ने भी क्या बताया था? भारतीय संविधान की आत्मा बताया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के कहे हुए बातों को पुनः दोहरा दिया था। और देखेंगे अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। कितनी बार संशोधन अब तक किया गया है? सिर्फ एक बार प्रस्तावना में अभी तक संशोधन किया गया है। और वो संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और उस संविधान संशोधन में 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। यहाँ से प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और प्रश्न ये भी पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा एक निरर्थक शब्द जोड़ा गया था। तो आप देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों सार्थक शब्द थे। लेकिन जो आप ये और है, ये एक निरर्थक शब्द जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। इसको ध्यान रखेंगे। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। यहाँ से प्रश्न खूब ज़्यादा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था, कौन से संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और ये भी पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में कौन से 3 शब्द को जोड़ा गया था। ये भी पूछा जा चुका है कि कौन सा एक निरर्थक शब्द जोड़ा गया था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और देखेंगे प्रस्तावना से संबंधित 2 महत्वपूर्ण मुकदमे हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। पहला है पेरूबाड़ी बनाम भारत संघ का मामला था, यानी पेरूबाड़ी वर्सेज भारत संघ। और इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, यानी प्रस्तावना में संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। अच्छा, प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन पेरूबाड़ी बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। और ये संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। और संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और अगला मुकदमा देखेंगे
केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य यानी केशवानंद भारतीय वर्सेस केरल राज्य का मुकदमा था। ये 1973 में और ये 1958-60 में। पेरुवाड़ी बनाम भारत संघ का मामला कब आया था? 1958 से 1960। और केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य का मामला कब आया था? 1973 में आया था। और ये जो दूसरा मुकदमा था केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, यानी भारतीय संविधान का ही अंग है, भारतीय संविधान से अलग नहीं है। भारतीय संविधान का ही अभिन्न अंग है, यानी भारतीय संविधान का ही भाग है। किस मामले में न्यायालय ने कहा? तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। यानी ये जब अभिन्न अंग है यानी संविधान का अंग हो गया तो संसद द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। और इसमें एक प्राविधान जोड़ दिया गया इस डिसीजन के साथ ही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है चूँकि अभिन्न अंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय जिसे मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर जिसे घोषित कर देगी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता और उसे समाप्त भी नहीं किया जा सकता। किसे? जिसको मूल ढांचा घोषित कर देगी सुप्रीम कोर्ट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा? तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में कहा। और देखेंगे अखंडता शब्द, क्या अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में मूल ढांचा के रूप में घोषित किया गया है। ये न्यायालय ने अपने एक डिसीजन में अखंडता शब्द को मूल ढांचा बताया, यानी अखंडता शब्द को अब समाप्त नहीं किया जा सकता और अखंडता शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं दोनों मुकदमों से संबंधित कि किस मामले में यानी किस मुकदमे में न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग बताया है, और ये भी पूछा जाता है कि किस मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा गया है कि पेरुवाड़ी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? प्रस्तावना से संबंधित है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य का मुकदमा किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना से संबंधित है। और आप देखेंगे कोर्ट मिलाने को कभी कभी देता है, 3-4 मुकदमे दे देता है और उसमें कोर्ट मिलाने को देता है कि कौन सा मुकदमा किस से संबंधित है, यानी किस प्राविधान से संबंधित है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर इसको मिटा के आगे देखते हैं। देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्या लिखा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। और आगे चल के लास्ट में क्या लिखता है? 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी प्रस्तावना में सारी चीज़ें नहीं, ये हमने जो मुख्य चीज़ें हैं उसको हमने लिखा है। और ये इतना आपको रट ही लेना है क्योंकि यहाँ से पूछता है, क्रम मिलाने को देता है। क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ से एक बार एग्जाम में प्रश्न दिया था और 4 विकल्प दिया था इसमें से, और क्रम सेट करने को दिया था कि क्रमशः कौन होंगे, मतलब क्रम सेट करना था।
तो सबसे पहले क्या, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य, ये क्रम होगा। देखेंगे ये जो भारतीय संविधान है इसमें हम भारत के लोग यानी जनता की बात कर रहा है कि भारत की जनता, यानी भारत में सर्वोच्च कौन है, भारत के लोग हैं, भारत की जनता है। वैसे भारत में सर्वोच्च क्या है, संविधान है, लेकिन अगर जनता की बात करें तो जनता संविधान से भी सर्वोच्च है। इसीलिए कहा गया है हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता के लिए कहा गया है, और भारत की जनता सर्वोच्च है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है, एतद् द्वारा अंगीकृत और आत्मार्पित, ये सारे वर्ड हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका अर्थ भी कभी कभी पूछता है कि किस शब्द का आशय क्या है, जैसे प्रभुत्व संपन्न का आशय क्या है, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो इसको देखेंगे, ये जो प्रभुत्व संपन्न है यानी संप्रभुता, इसी को कहेंगे प्रभुत्व संपन्न, यानी सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति का मतलब सबसे बड़ी शक्ति, यानी हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अंडर नहीं हैं। तो सर्वोच्च शक्ति किसका मतलब, संप्रभुता का मतलब क्या हुआ, सर्वोच्च शक्ति, यानी हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, यानी भारत स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता का परिचय देता है क्या, संप्रभुता। और दूसरा देखेंगे समाजवादी, ये यूरोपीय शब्द है। समाजवादी यानी समाजवाद क्या है, यूरोप का शब्द है समाजवाद। ये समाजवाद का मतलब होता है समानता, समानता, लेकिन ये समानता कैसी, ये इसमें गरीब और अमीर में भेदभाव जहाँ पे ना हो वहाँ पे समाजवादी शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी भारत की जनता में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता का व्यवहार किया जाएगा, यानी समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या, गरीब और अमीर में कोई भेदभाव न किया जाए और समानता का व्यवहार किया जाए, तो उसको क्या कहेंगे, समाजवादी। यानी समाजवादी का आशय क्या है, समानता से है, गरीबी अमीरी का भेद न किए जाने से है। और पंथ निरपेक्ष देखेंगे, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और ये भी कह सकते हैं कि सभी धर्म भारतीय राज्य के होंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब कोई भी धर्म भारतीय राज्य का नहीं होगा, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और ये भी कह सकते हैं कि राज्य के सभी धर्म होंगे, उसको क्या कहेंगे, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्म से है, यानी जहाँ पे धर्म की बात ना की जाए और सभी धर्म को समान रूप से माना जाए या सभी धर्म को समान रूप से ना माना जाए, उसको क्या कहेंगे, पंथ निरपेक्ष। और देखेंगे लोकतंत्र, लोक का मतलब जनता और तंत्र का मतलब सिस्टम होता है, यानी ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जहाँ पे जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन किया जाए। लोकतंत्र का मतलब क्या, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासन किया जाए, यानी जनता खुद में ही सशक्त हो, जनता पे कोई शासन नहीं कर रहा है बल्कि भारत का संविधान शासन कर रहा है। यानी भारत का संविधान का मतलब भारत की जनता शासन कर रही है, यानी किसी का राज यहाँ पे नहीं है। और अगला देखेंगे गणतंत्र। आप देख रहे हैं लोकतंत्र और गणराज्य, ये दोनों मिलते जुलते हैं, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन किया जाना, जबकि गणराज्य का मतलब, गण का मतलब भी होता है जनता और राज्य का मतलब होता है राज से, यानी शासन से है। तो गणराज्य का मतलब जनता का राज, इसका अर्थ होगा क्या, जनता का राज, यानी यहाँ पे किसी राजा का शासन नहीं होगा, यहाँ पे कोई वंशानुगत शासन नहीं होगा, किसी और का शासन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जनता का राज होगा, यानी कोई वंशानुगत शासन नहीं करेगा, किसी एक का राज नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण जनता का राज होगा। गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, जनता का राज, यानी वंशानुगत शासन न होना,
क्या है, गणराज्य है। जबकि लोकतंत्र का मतलब जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किया जाना, यानी जनता खुद पे ही खुद से शासन कर रही है, उस पर कोई और शासन नहीं कर रहा है। किसका मतलब, लोकतंत्र का मतलब हुआ। और गरिमा का मतलब देखेंगे इज्जत, मान सम्मान, मानवतापूर्ण जीवन, कुछ भी कह सकते हैं, यानी सम्मान से जीना, इज्जत से जीना, मानवतापूर्ण जीवन को क्या कहेंगे, गरिमा कहेंगे। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब हुआ क्या, इज्जत, मान सम्मान या मानवतापूर्ण जीवन, उसी को क्या कहेंगे, गरिमापूर्ण जीवन या गरिमा कहेंगे। और एतद का मतलब होता है, यहाँ पे प्रयोग किया गया है ना एतद द्वारा, एतद का मतलब उस समय की बात कर रहा है, यानी करंट सिचुएशन की बात कर रहा है कि जिस समय ये संविधान लागू किया जा रहा है उसी एग्जैक्ट उसी टाइम की बात कर रहा है क्या, एतद। एतद का मतलब क्या, करंट टाइम। तो एतद का मतलब क्या हुआ, उस समय जब संविधान लागू किया जा रहा था उस समय की बात कर रहा था, उस करंट टाइम की बात कर रहा है, एतद का मतलब हुआ। और अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब होता है अपने शरीर के अंगों की तरह मानना, जैसे शरीर अपने शरीर के अंगों को मानते हैं और शरीर के अंगों की हिफाजत करते हैं, उसी प्रकार से, यानी संविधान को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना कि ये अपना ही है, उसी को क्या कहेंगे, अंगीकृत कहेंगे। यानी अपने शरीर के अंगों की तरह मानना, उसको क्या कहेंगे, अंगीकृत। और आत्मार्पित का मतलब आत्मसमर्पण कर देना होता है। आत्मार्पित यानी आत्मा से अर्पित कर देना, अर्थात आत्मसमर्पण कर देना, खुद को संविधान के लिए अर्पित कर देना और संविधान को स्वीकार कर लेना, क्या है, आत्मसमर्पण। यहाँ से चूंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्ष का आशय है और 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर कभी कभी दे देगा कि समानता का आशय किससे है और लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आशय कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि किस शब्द का क्या आशय है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो प्रस्तावना से संबंधित हैं और यहाँ से कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लेंगे। बाकी आज की क्लास बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।